पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण मिले, क्योंकि उनकी बड़ी आबादी है। 27% आरक्षण मिले। उन्होंने आयोग के माध्यम से अनुशंसा किया था, लागू हुआ 90 में, लेकिन अभी ये चर्चा का विषय बना इसलिए कि वो केवल नौकरियों में लागू हुआ, किरानी बनाने में, चपरासी बनाने में। अभी भी इस पर काम बाकी है। अब इसमें दूर से आए हैं, पटना से चलकर हमारे पूर्व विधायक हैं रामबली बाबू, और आपको पूर्व प्राचार्य है विजय बाबू, है ना, और वीरेंद्र सिन्हा जी, और यहाँ बड़े लोग हैं। चुनाव आयोग जो सरकार अपने लायक बना लिया है, मंत्री, मुख्यमंत्री और एक जो है विपक्ष के नेता रहेंगे, तो जिसकी सरकार होगी उसकी बहुमत है, यानी सरकार का इलेक्शन कमीशन है। इसमें फिर से एक बदलाव किया जाए, एक सुधार किया जाए। ये गलत दिशा में सरकार ने सुधार किया है, इसको ठीक किया जाए। लोग 1 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक इस चर्चा में भाग लिया, सुना भी। आगे क्या कुछ सर प्लान है आप लोगों का? यह परिचर्चा बहुत महत्वपूर्ण विषय पर थी। भारत के लोकतंत्र पर खतरा है, लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, और यह परिचर्चा जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, चुनावी सुधार के लिए, चुनाव में जो धनबल का प्रयोग हो रहा है और बाहुबल धनबल का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने के लिए, यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह परिचर्चा बड़ा महत्वपूर्ण रहा। आज की परिचर्चा बहुत ढंग की और बहुत सुंदर विचार यहाँ प्रस्तुत लोगों ने किया। इसका श्रेय हमारे मित्र हैं वरीय अधिवक्ता प्रमोद बाबू को जाता है, उनकी टीम को, समझे ना। अब इसमें दूर से आए हैं, पटना से चलकर हमारे पूर्व विधायक हैं रामबली बाबू, और आपको पूर्व प्राचार्य है विजय बाबू, समझे ना, और वीरेंद्र सिन्हा जी, और यहाँ बड़े लोग हैं, सुबोध जी हैं। तो वो सारे लोग यहाँ विचार विमर्श किए। बहुत ही सार्थक परिचर्चा हुई। लोग स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रखे, और इस तरह की परिचर्चा होते रहना चाहिए। लोकतंत्र के लिए यह बहुत अच्छी बात है। नहीं, ऐसा नहीं था। बातें एक ही पक्ष में थी, लोकतंत्र को और कैसे मजबूत किया जाए, और उसमें रखने का तरीका अलग अलग था। तो सबसे बड़ा तो खुशी की बात हुई कि याद किया गया बिंदेश्वरी मंडल जी, बीपी मंडल जी को, जिन्होंने सामाजिक न्याय एक क्रांति के रूप में सामने उन्होंने पेश किया। उन्होंने पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण मिले, क्योंकि उनकी बड़ी आबादी है। 27% आरक्षण मिले। उन्होंने आयोग के माध्यम से अनुशंसा किया था, लागू हुआ 90 में, लेकिन अभी ये चर्चा का विषय बना इसलिए कि वो केवल नौकरियों में लागू हुआ, किरानी बनाने में, चपरासी बनाने में। अभी भी इस पर काम बाकी है। जैसे दलित का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिला, तो नौकरी में भी मिला है, और लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी है। तो इसलिए यहाँ भी मिलना चाहिए, और ये अभी माकूल बहस का समय आ गया है, क्योंकि बहस ऊपर में भी चल रहा है, महिला आरक्षण पर। हम लोग का मांग है कि महिला आरक्षण 2011 की जनगणना के अनुसार, आप उनकी आबादी के अनुसार आप 33% तय किए हैं, आप दे दीजिए। या अगर आप सीट बढ़ाने पर बहस कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं, तो सीट बढ़ाने के लिए पूरे देश के अंदर अनुपातिक रूप से, जैसे सिक्किम जैसे देश है, राज्य है, अब सिक्किम राज्य में 29 विधायक होते हैं और पूरी जनसंख्या मात्र 10 लाख है। तो वहाँ भी अगर 10 लाख पर करे लगिएगा तो एक सांसद होगा, इसी तरह से बहुत कुछ विधायक होगा, तो देश का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं आएगा। तो प्रतिनिधित्व जो है हर राज्यों के लिए अलग अलग चीज़ें तय हो, और जो चीज़ें तय हो उसमें जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें तय है, पिछड़ी जातियों के लिए भी सीटें तय हो। तो इस तरह के। दूसरा है कि चुनाव आयोग जो सरकार अपने लायक बना लिया है, मंत्री, मुख्यमंत्री और एक जो है विपक्ष के नेता रहेंगे, तो जिसकी सरकार होगी उसकी बहुमत है, यानी सरकार का इलेक्शन कमीशन है।
इसमें फिर से एक बदलाव किया जाए, एक सुधार किया जाए। ये गलत दिशा में सरकार ने सुधार किया है, इसको ठीक किया जाए। इन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही थी, अच्छी चर्चा हुई। आपके द्वारा सर आपके नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किए गए और काफ़ी तरह की चर्चा की निकल करके सामने आए और काफ़ी देर तक लोगों ने 1 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक लोगों ने एक भी कुर्सी खाली नहीं हुई और लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना और आपने जिनको बुलाया था वह भी काफ़ी चयनित लोग थे और आपका जो चयन था वह काफ़ी बेहतर लगा। लोग 1 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक इस चर्चा में भाग लिए, सुना भी। आगे क्या कुछ सर प्लान है आप लोगों का? हमारे उपस्थित जो अतिथि रहे हैं रामबली बाबू, एक्स MP वीरेंद्र बाबू, वीरेंद्र सिन्हा जी और जिला के तमाम साथी, सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि वास्तव में चुनाव में सुधार होना चाहिए और सुधार के लिए व्यापक कार्यक्रम हम लोगों को जनता के बीच से भी तैयार करना चाहिए। अगर सरकार इस बात को समझे कि भाई देश में जो चुनाव हो रहा है इसका प्रक्रिया सही नहीं है, इस प्रक्रिया के तहत किसान और सामान्य आय वर्ग के लोग, चाहे वो जो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, वे लोकसभा विधानसभा में नहीं जा रहे हैं। जिनका सामान्य आय है, चाहे वो प्रोफेसर हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों या किसान हों या अधिवक्ता हों, तो वैसे लोगों का जगह अब लोगों ने छीन लिया है धनवानों ने और चुनाव को लोगों ने जुआ बना दिया है। रुपया लाओ, टिकट पाओ और फिर जीत के जाओ और कमीशन पर कमीशन लेते रहो। साथ ही साथ हम लोगों के बीच यह बात आया कि जो केंद्र सरकार इस पर चुनाव सुधार आयोग बनाए और चुनाव सुधार आयोग में डिफरेंट क्लास के लोग, टेक्नीशियन लोग, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट के साथ साथ समाज सेवी सब लोगों से यह राय बनाए सरकार कमीशन के द्वारा कि साहब मिनिमम खर्च पर चुनाव देश में कैसे हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जीरो बैलेंस पर मतदाता बन जाता है, जीरो बैलेंस पर बना हुआ व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के काबिल हो। जीरो बैलेंस का आदमी लोकसभा और विधानसभा में जाए और तभी इसको कहेंगे कि हमारा देश का लोकतंत्र सफल लोकतंत्र है, हमारे देश में समाजवाद आया है, हमारे देश में समाज में सुधार आया है। तो इसके लिए इन तमाम चीज़ों को करने की आवश्यकता है। यह लंबा समय लेने का चीज़ है, हम लोग विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और आगे का भी रास्ता तय करेंगे। यह परिचर्चा बहुत महत्वपूर्ण विषय पर थी। भारत के लोकतंत्र पर खतरा है, लोकतंत्र को बचाना जरूरी है और यह परिचर्चा जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, चुनावी सुधार के लिए, चुनाव में जो धनबल का प्रयोग हो रहा है और बाहुबल धनबल का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने के लिए, यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह परिचर्चा बड़ा महत्वपूर्ण रहा और इस तरह की परिचर्चाएं होते रहने चाहिए और इस पर सरकार को कार्य रूप देना चाहिए। जो सुझाव इन परिचर्चाओं से निकलते हैं ताकि भारत का लोकतंत्र बचा रहे, सशक्त बने और जनता लोकतंत्र जो है और जो विधानसभा लोकसभा है जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनमुखी हो, फॉर द पीपुल हो। यही इस चर्चा का उद्देश्य था और बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा रहा। इस तरह की चर्चा के लिए मैं प्रमोद बाबू जो यहाँ के अधिवक्ता हैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि एक बुद्धिजीवी का जो कर्तव्य होता है वह उन्होंने किया और इनसे अनुरोध है कि इस तरह की परिचर्चाएं जारी रखें जिससे कि भारत का लोकतंत्र सशक्त बने। जय हिंद। नीलाम हो रहा है पैसों और पूंजीपतियों के हाथ में, इसे बचाने के लिए हम लोगों को, आम जन को संकल्प लेना होगा कि वैसे उम्मीदवारों को हराएं। आज औरंगाबाद में ही देखिए बाहर के लोग धनबल से
पैसे के बल से चुनाव जीत कर क्या औरंगाबाद का कोई लाल चुनाव लड़ने के योग्य नहीं था? तो हम दोषी हैं वैसे लोगों को, अपराधी को, क्रिमिनल्स को, पूंजीपतियों को जिताकर अपनी जो अनुग्रह बाबू की धरती, जो सत्येंद्र बाबू की धरती, जो नेताओं का खान था, उसको अब डिक्टेट कर रहा है बाहर का। और औरंगाबाद की गणना गिरी है, जहां सत्येंद्र बाबू एमपी होते थे, जहां वीरेंद्र बाबू एमपी होते थे, वहां कहां का आदमी जिसके पास तो कोई वसूल है, न विजन है, न कोई विकास की अवधारणा है। तो हम लोग जात पात से उठे और योग्यता के आधार पर कीजिए। मित्रों, मैं विषय से भटक नहीं रहा हूं। एक विषय और है कि लोकसभा की संख्या बढ़ाई जाए कि नहीं, राज्यसभा की विधानसभाओं की संख्या बढ़ाई जाए कि नहीं। तो व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि इसे नहीं बढ़ाना चाहिए। क्या हो रहा है लोकसभा में? कभी जो चर्चा यहाँ प्रमोद बाबू ने कराया, इतनी स्वस्थ चर्चा की लोकसभा में नहीं होती। लगता है कि मछली बाजार हो गया, एक दिन हाउस चल नहीं पाता है। कितना अगली सीन होता है लोकसभा का। टीवी पर आप देखते हो, शर्म आ जाती है, शर्म को शर्म आती है कि जो लोकतंत्र की जननी जो देश है, जो वैशाली लक्ष्मी और वैशाली से भी पहले यहाँ लोकतंत्र था। कल में रात में समय अभाव है लेकिन बता देना, रात में मैं कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहा था। माँ गौतमी जब देखी कि हमारी बेटी शकुंतला गर्भवती है, 3 बजे रात में राज दरबार में गई और जब द्वारपाल को कही कि मैं राजा से मिलना चाहती हूँ, तो माँ गौतमी को द्वारपाल ने कहा कि अब अवश्य देव अवश्य वोयम लोकतंत्र से सर्वाधिकार, अवश्य मिल सकती हो माँ। लोकतंत्र में तुम्हारा पूरा अधिकार है कि राजा से किसी वक्त मिल सकती हो। आज आप जाकर दिल्ली में नंदकिशोर बाबू किसी मंत्री से मिलने का आप नहीं मिल सकते हैं जब तक पहले से टाइम फिक्स नहीं है। और अपनी बेटी का साथ शकुंतला गौतमी माँ 3 बजे रात में भारत के सबसे बड़ा राजा दुष्यंत से मिलकर और अपनी गर्भांश कहती है, और वो राजा ने उनके गर्भांश को स्वीकार किया और शकुंतला को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जिसका जन्म भरत के नाम पर आज भारत वर्ष। तो मित्रों, बहुत बकता है और मैं विषय से भटका नहीं प्रमोद बाबू। हमारी व्यक्तिगत राय है कि सांसदों की संख्या नहीं बढ़े, इतना खर्च देश में है, उसके जगह स्कूल खोलवा दिया जाए, उसके जगह यूनिवर्सिटी खोलवा दिया जाए। सांसद संख्या बढ़ाने से मेरे समझ से कोई ना। और दुनिया का सबसे बड़ा अभी पार्टी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। वो भी कहता है कि हम भी कैडर देश हैं, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि एक भी पार्टियों में आपको डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है भाई? जनता ने उम्मीदवार चुनना चाहिए, जनता को ना कि नेता जिसको टिकट दे दिया वो उम्मीदवार। कोई विरोध हमें नहीं बोलता है, इनका भी पोलिंग ब्यूरो के विरोध में कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। इनके पार्टी के जो साधारण कैडर है वो बोल नहीं पाते। या भारतीय जनता पार्टी के भी जो कैंडिडेट हैं, अभी कैडर हैं, वो भी नहीं बोल पाते। पार्टी में टोटल तानाशाही, पार्टी में डिक्टेटरशिप। इस देश के समाज के वंचित तबकों के लिए, समाज के दबे कुचले लोगों के लिए उद्धार का दिन। तो सबसे पहले पीपी मंडल जी के चरणों में शीश नमन करता हूं, उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और दिल की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करता हूं। जो समाज अपने पुरखों का भूल जाता है, उसका इतिहास मिट जाता है। आप अपने पुरखों को याद करने के लिए यहाँ हम सबों को बुलाने का काम किया, इसके लिए मैं आपको दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ये समाज दिन प्रतिदिन जिन पुरखों की कुर्बानी के बदौलत हम सब यहाँ खड़े हैं, जिनकी शहादत और कुर्बानियों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन हम पुरखों को याद नहीं कर पाते हैं। तो हम पुरखों को नमन करते हैं, याद करते हैं
और दुख और अफसोस के साथ कहना चाहते हैं कि मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी, हम अमृत काल के दौर में जी रहे हैं। क्या मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हो गई? आज तक मंडल कमीशन की सिफारिश लागू नहीं हुई है। बीपी मंडल जी ने जो 2 वर्षों का अपना बहुमूल्य समय संघर्ष में और पूरे देश के अध्ययन में दिया और एक निचोड़ दिया भारत सरकार को, आज भी वो मंडल कमीशन की सिफारिश से नहीं लागू हुई है। ये मेरे लिए लानत का विषय है। साथियों, क्योंकि ये विषय नहीं है, आज विषय है लोकसभा विधानसभा चुनाव को चलो पब्लिक ओरिएंटेड कैसे हो। दुख है, अभी लोकसभा का सदन चल रहा है, जनता के हित पर, जनता के सवालों को देश के सदन में बैठने वाले लोग भूल गए। और एक दिन भी सदन नहीं चला तो पब्लिक ओरिएंटेड हो सकता है क्या? जनमुखी हो सकता है क्या? आजादी के 80 साल हो गए ना, 80 सालों बाद भी तो मूलभूत सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए ये चुनाव होता है। लोकसभा विधानसभा का गठन हुआ था। आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए हम तरस रहे हैं। ये काफी चिंता का विषय है और इस बात की चिंता प्रमोद बाबू आपने जाहिर किया है और आपके मन में एक छोटी जगह से ही सही इस देश की व्यवस्था को बदलने का जो जुनून है, समझते हैं कि 70 साल के उम्र में भी आपके अंदर ये जुनून जो है, निश्चित तौर पर हम लोगों को अपने आप को अगर नौजवान कहते हैं तो कहीं न कहीं अभी इस देश में, देश के दिल में जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश के युवाओं ने जिसको चेंज भी कर रहे हैं, इस देश के युवाओं को लगा कि मेरा बात सदन में कोई नहीं करता है। हाँ, क्या अकाउंटेबिलिटी करेक्ट होगा ना, मिनिस्टर का, सरकार का, सांसद विधायकों का अकाउंटेबिलिटी की तो बात कर रहा हूँ। इसके मतलब गोली चलाना, पीले गन चलाना, लाठियों की बरसात हुई ना, लेकिन ऐसे समय में जो युवाओं की चिंता थी, इस देश के चेंज की चिंता थी, तो नौजवानों की चिंता थी, आपके मन में भी वही चिंता है। आप देश के युवाओं की चिंता को रीड करने का काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। एक औरंगाबाद से इतनी बेहतरीन शुरुआत आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत दिल से आपका आभार करता हूं। आप पढ़िए, आप थोड़ा समाज के लिए, इन सब चीजों के लिए भी समय निकालिए। मैं नहीं कहता कि आप अपने पैसे को छोड़िए, लेकिन इस देश का जो संसाधन लगा है शिक्षा में आपके लिए और हमारे लिए, सब लोगों के लिए, इस देश के लोगों का भी, लोगों के लिए भी चिंता हमको करना पड़ेगा, हम सभी को करना पड़ेगा। इसलिए का बेहतरीन शुरुआत की आपने कहा है, चलो मुखी कैसे, पब्लिक ओरिएंटेड कैसे, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी की बात, जवाबदेही तय हो। जिस संसदीय क्षेत्र का सांसद अपने काम के प्रति जिम्मेवार नहीं है, देश के सदन में एक और संशोधन आ जाए। आप उन्हें जिम्मेवारी नहीं लेते हो, आपके संसदीय क्षेत्र में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, हम मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं। एक दौर था सर, जब रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं। आज देश के लोगों को रोटी कपड़ा और मकान की गारंटी हो गई है क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात हो गई है क्या? आपने सवाल उठाया। ये जरूरत है, समय की मांग है, पुकार है। आपने वक्त की तकाजा को समझा और समय की मांग को समझते आप पब्लिक ओरिएंटेड लोगों को बनाने की जो बात है, संसद बनाने की बात है, विधानसभा बनाने की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आप बेहतर शुरुआत किए हैं, विश्वास दिलाते हैं, आप आगे बढ़िए।
हम आपके कदम में कदम मिला करके साथ देने के लिए तैयार हैं। एक बताओ, कुछ नौजवान उसे नहीं कहते हैं जिसका उम्र 30 साल हो, नौजवान उसे कहते हैं जिसके जेहन में अन्याय के खिलाफ लड़ने का प्रण, जिसके जेहन में समाज को बदलने का प्रण हो, जिसके अंदर समाज को बदलने का जुनून हो, नौजवान उसे कहते हैं। आप नौजवान हैं, आप युवा हैं यहाँ के, मुझे विश्वास है और आपके नेतृत्व में हम विश्वास दिलाते हैं। आप आगे बढ़िए, हम कदम में कदम मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। इसी विषय पर एक दूसरा चीज, अरे रामानंद जी बढ़िया बात कर रहे थे। इन्होंने कहा, चर्चा किया कि एक और चीज अभी पिछले दिन सदन में आया था लोकसभा में, नारी बंधन अधिनियम तो पास नहीं होता है, इस साजिश को भी समझना। ये नारी बंधन अधिनियम महिलाओं के नाम पर किनका हक आप मारना चाहते हैं, किनके हक को छीनना चाहते हैं, किनकी वहां जो सदन के अंदर हिस्सेदारी को कम करना चाहते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा मेरे साथियों। इसलिए हम चाहते हैं कि आबादी के अनुपात में जो देश की आबादी है, उस आबादी के हिसाब से उसी अनुपात में देश में संसद विधायकों की संख्या बढ़े, डिलिमिटेशन कमेटी का गठन हो, तभी सबको भागीदारी मिल पाएगी, हिस्सेदारी मिल पाएगी। हम तो अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हमारी जो संख्या है उस संख्या के हिसाब से बढ़े ताकि देश के विकास हो। साथियों, और एक बात और, ईमानदारी की चर्चा हो रही थी, हम अपने कर्म के प्रति ईमानदार हैं क्या? बिहार विधानसभा के चुनाव में आचार संहिता के अंदर में आया 10-10 हजार का सरकार मांग रहा था। हम कोई बोले हैं क्या? कोई व्यक्ति हाईकोर्ट में जाकर एक PIL दाखिल किया क्या कि क्या हो रहा है इस देश में मेरे भाई? हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी, हमको आपको सबको नैतिक जिम्मेदारी लेना होगा। वोट तो सरकार जिस सरकार से हम वोट खरीदती हो वहां से आप उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है आपको लगता हो मैं पार्टी का बोल रहा हूँ, ईमानदार बात बोल रहा हूँ, जो सही हुआ मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ। सरकार का वोट नहीं खाता, क्या फैलता कि नहीं फैलता? इसलिए मेरे साथियों, अच्छी पढ़ाई है प्रमोद बाबू का, मैं आपको इस पढ़ाई का बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। आने वाला दिन में मैं आपके कदम में कदम मिलाने चलने का संकल्प लेता हूँ और इस देश के संविधान, आरक्षण, इस देश का जो आम जनता, जो भारत के संविधान में प्रदत्त अधिकार है, उसकी सुरक्षा हो सके, इस देश की न्यायपालिका पर बहुत भरोसा, आप जैसे लोग से ही समाज और ये इस देश का आरक्षण, संविधान सब बचेगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबों ने दिलाया लायक समझा, इसके लिए आयोजन समिति के प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।